स्टूडेंट्स, हम टैक्सेबल इनकम फाइंड कर रहे थे एक टैक्स पेयर की जिसका नाम रबीउल हसन था। और रबीउल हसन एक कंपनी में मुलाजम था और जो आमदन वो अपनी कंपनी से रिसीव करता था उसे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 के तहत ट्रीट करना सीखा था। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 बड़ी तफसील के साथ इस पर बहस हो चुकी है। रबीउल हसन की बेसिक सैलरी 2 लाख रुपया हमने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दी थी। रबीउल हसन को हाउस रेंट अलाउंस मिलता था 80,000 रुपया, वो भी टोटली टैक्सेबल था, उसे भी हमने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया था। रबीउल हसन को मेडिकल अलाउंस मिला था सालाना 50,000 रुपया, इस पर हमने बेसिक सैलरी का 10% माफ़ कर दिया था। 2 लाख रुपए की बेसिक सैलरी थी जिसका 10% 20,000 रुपया 50,000 के मेडिकल अलाउंस में से एग्जम्प्ट कर दिया था और अजाफी 30,000 रुपया हमने रबीउल हसन की टैक्सेबल इनकम में स्टूडेंट्स शामिल कर दिया था। यूटिलिटी बिल्स रीइंबर्स्ड, अपने घर के बिजली के, गैस के, पानी के बिल रबीउल हसन ने अदा किए और कंपनी ने ये बिल्स रीइंबर्स कर दिए। इस फैसिलिटी को भी हमने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया था। ये 40,000 रुपया भी टैक्सेबल था। हल्की फुल्की से एक मिसाल दी है, यहाँ पर मैंने सैलरी के 4 आइटम लिखे हैं ताकि तसलसल को मैं कायम रख सकूँ, मगर सैलरी के आइटम 4 नहीं थे स्टूडेंट्स। सैलरी के आइटम मेरा ख्याल है अबव 100 थे जिन पर मैंने तफसील के साथ आपसे बात की। तो सबसे पहले जब हम टैक्सेबल इनकम फाइंड कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे टैक्स पेयर की सेक्शन 12 के तहत, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद शुरू होता है दूसरा सेक्शन जो कहलाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। ये वो आमदन है जो टैक्स पेयर प्रॉपर्टी से हासिल करता है। यहां पर फर्ज कर लें कि हमारा जो टैक्स पेयर है जिसका नाम रबीउल हसन है वो साहिब जायदाद है। वो कुछ दुकानों का, प्लाजे का, कुछ रहायशी घर हैं, उनका मालिक है और ये सारी प्रॉपर्टी उसने किराए पे दे रखी है। प्रॉपर्टी से जो आमदन हासिल होती है उसे हम स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के तहत ट्रीट करते हैं। याद रहे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी टैक्स लगता है। वेल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपने कैसे कैलकुलेट करनी? स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना सिखाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होती है वो 4 आइटम्स का मजमुआ होती है। 1, 2, 3, 4। इन 4 आइटम्स का मजमुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। इनर कॉलम में हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी 4 चीजें शामिल होती हैं? सबसे पहले रेंट रिसीप्ट। टैक्स पेयर ने अपने टेनेंट से, अपने किराएदार से
प्रॉपर्टी का जो किराया वसूल किया है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल किया जाता है। फर्ज करें हमारे टैक्स पेयर रबीउल हसन ने अपने किराएदार से पूरे साल में प्रॉपर्टी का किराया 4 लाख रुपया वसूल किया है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इमेजरी फिगर ले रहा हूं, क्वेश्चन में ये फिगर्स आपको गिवन। तो रेंट रिसीव्ड ये प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाता है। दूसरी चीज है फोरफिटेड टोकन मनी। टोकन मनी बेटा कहते हैं बयाने को, और फोरफिटेड का मतलब है मनसूख किया गया, जब्त शुदा। मिसाल समझिएगा, फर्ज करें कि रबीउल हसन ने अपनी एक दुकान का सौदा किया एक शख्स के साथ। सौदा तय हुआ 20 लाख रुपए। रबीउल हसन अपनी एक दुकान 20 लाख रुपए में एक शख्स को बेचेगा। सौदा तय हो गया। जब सौदा तय हुआ तो रबीउल हसन ने उस शख्स से 2 लाख रुपया बयाना ले लिया, टोकन मनी ले लिया, और उसे 1 महीने की मोहलत दे दी कि बाकी जो 18 लाख रुपया है ना वो तुम 1 महीने के अंदर अंदर अदा कर। मगर वो शख्स बाकी 18 लाख रुपया 1 महीने के अंदर अंदर अदा ना कर सका। तो जो बयाना, जो टोकन मनी 2 लाख रुपया रबीउल हसन ने लिया हुआ था उस शख्स से, वो टोकन मनी रबीउल हसन उसे वापस नहीं करेगा, जब्त कर लेगा। ये जो जब्त शुदा बयाना है जिसे हम फोरफिटेड टोकन मनी कहते हैं, ये भी रबीउल हसन की आमदन में शामिल किया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन होंगी, मैं सिर्फ फर्जी फिगर्स ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 4 लाख रुपए का किराया वसूल हुआ और 2 लाख रुपए का फोरफिटेड टोकन मनी जो है ये भी प्रॉपर्टी इनकम का हिस्सा है। स्टूडेंट्स तीसरी चीज है अनएडजस्टेबल एडवांस। ये क्या होता है? जब रबीउल हसन ने अपने किराएदार को दुकान दी ना, तो रबीउल हसन ने अपने किराएदार से एडवांस लिया सिक्योरिटी के तौर पे, और उसे कहा जब तक तुम इस दुकान में बतौर किराएदार के स्टे करोगे ये तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे पास महफूज रहेगी, जब दुकान छोड़ोगे उसे ये पैसे ले लेना। रबीउल हसन ने अपने किराएदार से 5 लाख रुपया लिया और उस 5 लाख रुपए को उसने इस्तेमाल किया, और उसने इस्तेमाल करना है और कई साल इस्तेमाल करना है। जितनी देर किराएदार उस दुकान में स्टे करेगा, किराया देगा, उतनी देर उसका 5 लाख रुपया रबीउल हसन इस्तेमाल करता रहेगा। चाहे तो कारोबार करे, चाहे तो उससे गाड़ी खरीदे, चाहे तो उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करे, बेनिफिट उठाएगा। रूल स्टूडेंट्स ये है कि जो एडवांस है ना, अनएडजस्टेबल एडवांस, इसे इसलिए कहा जाता है कि ये 5 लाख रुपया रबीउल हसन ने अपने पास रख लेना है, इसे किराए में उसने एडजस्ट नहीं करना। किराया अपनी जगह हर महीने वसूल करेगा और एडवांस जो है उसकी किराए में से कटौती नहीं होनी, किराए की इस एडवांस में से कटौती नहीं। रूल स्टूडेंट्स ये है कि अनएडजस्टेबल एडवांस का
1/10 हिस्सा मुलाजम की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाएगा। हमारा मुलाजम जो हमारा टैक्स पेयर भी है रबीउल हसन, उसकी आमदन में, उसकी प्रॉपर्टी इनकम में उसने अपने टेनेंट से, किराएदार से जो एडवांस लिया हुआ है उसका 1/10 हिस्सा हम शामिल करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं स्टूडेंट्स आपको हल करके दिखाता हूं। फर्ज करें क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा 5 लाख रुपया, ये अनरजिस्ट्रेबल एडवांस है। आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से और इसे डिवाइड करना है 10 पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपया। ये जो 50,000 रुपया वैल्यू है इसे भी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाएगा। मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे स्टूडेंट्स 1/10 से ज़रब इसलिए देते हैं, इसके करने हमने 10 हिस्से। ये जो एडवांस है ना, ये 10 साल तक हर हिस्सा मुलाजम की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करिए पहला साल है तो 50,000 रुपया इस साल की आमदन में शामिल करेंगे, फिर 50,000 रुपया दूसरे साल की आमदन में, फिर 50,000 रुपया तीसरे साल की आमदन में। इस तरह 10 सालों में हर साल 50,000 शामिल करेंगे, तो 10 सालों में ये सारा 5 लाख रुपया मुलाजम हमारे टैक्स पेयर रबीउल हसन की आमदन में जमा हो जाएगा। 11वें साल ऐसा नहीं होगा। अगर किराएदार दुकान में स्टे करता है 20 साल, तो एडवांस का 1/10 हिस्सा पहले 10 साल तक टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल करेंगे, उसके बाद अगले 10 साल शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम है टैक्स पेड बाय टेनेंट। किराएदार ने जो टैक्स अदा किया, ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स है। ये प्रॉपर्टी टैक्स रबीउल हसन ने अदा करना था, टैक्स पेयर ने अदा करना था, मगर टैक्स पेयर ने अपने टेनेंट के साथ, अपने किराएदार के साथ ये एग्रीमेंट किया कि मेरी प्रॉपर्टी पर जितना भी टैक्स है वो मेरी तरफ से तुम अदा करो। यानी रबीउल हसन ने अपने टेनेंट के साथ जो एग्रीमेंट किया उसमें टेनेंट की 2 ऑब्लिगेशंस थी, 2 लायबिलिटीज थी। टेनेंट ने रबीउल हसन को किराया भी देना था और टेनेंट ने रबीउल हसन का टैक्स अपनी पॉकेट में से पे करना था। इस तरह रबीउल हसन की बचत हो जानी थी, और बचत का ही दूसरा नाम आमदन है। लिहाजा फर्ज कर लें कि 10,000 रुपया टैक्स रबीउल हसन की तरफ से टेनेंट ने अदा किया, लिहाजा ये 10,000 रुपया भी रबीउल हसन की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाए। 4 चीजें, रेंट रिसीव्ड, फॉरफिटेड टोकन मनी और अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 हिस्सा और टैक्स पेड बाय टेनेंट, इन 4 आइटम्स का मजमुआ लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास रबीउल हसन की टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। मैं इसका टोटल लेता हूं, इसका टोटल स्टूडेंट्स बन रहा है 6,60,000 रुपया। ये है प्रॉपर्टी इनकम 6,60,000। स्टूडेंट्स इस तरह प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट की जाएगी, और ये जो प्रॉपर्टी इनकम होती है ना, ये टैक्सेबल होती है। प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स लगता है, मगर ये जो प्रॉपर्टी इनकम आपने निकाली है इसे आपने यहां पर टैक्सेबल इनकम के कॉलम में शामिल नहीं करना। उसकी वजह यह है, प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल तो है, मगर प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स बाकी आमदनों के साथ नहीं लगता, अलग से लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स के रेट्स डिफरेंट हैं।
आप इस तरह प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे और साथ नीचे ना नोट दे देंगे। नोट आप लिखेंगे प्रॉपर्टी इनकम विल बी टैक्स्ड सेपरेटली। प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स अलग से लगाया जाएगा, बाकी आमदनों के साथ ये बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी बिल्स रीबर्स्ड और भी जो आमदनें आगे आएगी उनको टैक्स इकट्ठा लगेगा। मगर ये जो प्रॉपर्टी इनकम है ना, इसे टैक्स बाकी आमदनों के साथ नहीं लगेगा, अलग से लगेगा। प्रॉपर्टी इनकम को हम यहां पर कैलकुलेट तो करेंगे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए, मगर इसे हम टैक्सेबल इनकम में यहां पर स्टूडेंट दर्ज नहीं करेंगे। यहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि आपको पता चले आपने यहां पर इसको दर्ज नहीं करना। यहां पर इसको दर्ज इसलिए नहीं करना क्योंकि इस पर टैक्स के रेट डिफरेंट है, इसे बाकी आमदन के साथ टैक्स नहीं लगाया जाता। आए स्टूडेंट्स, अब आप अपने नोट्स पर आ जाए। ये है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15। पढ़ देता हूं आपको। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ऑनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग इज टेकन एज रेंट। However, for the purpose of income tax, following amounts are also included in rent chargeable to tax। ये जो प्रॉपर्टी इनकम है ना, इसे रेंट चार्जेबल टू टैक्स भी कहते हैं, यानी वो किराया जिस पर टैक्स लगना है। चार चीजों का मजमूआ, एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो किराया जो वसूल हुआ या वसूल होना है, एट forfeited amount of token money, forfeited token money, add 1/10 of unadjustable advance, add tax paid by tenant। चार चीजें हैं, इनका मजमुआ हम ले लेंगे। आगे बढ़े, आगे है नोट। कहा जा रहा है नोट ऑल एक्सपेंसेस आर इग्नोर। अच्छा, जब सवाल आपको दिया जाएगा ना तो साथ आपको प्रॉपर्टी के कुछ खर्चे भी बताए जाएंगे, जैसे कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। जो प्रॉपर्टी के मुतलका खर्चे होंगे ना, ऑल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड। अगर सवाल में दिए भी जाएंगे आपने उनको इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर देना है। ये खर्चा देने का मकसद ये है, इस पर एग्जम्पशन क्लेम हो रही है, प्रॉपर्टी इनकम पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर खर्चे दिए जाएंगे आपने उन्हें प्रॉपर्टी इनकम में से लेस नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम पर किसी खर्चे की कोई एग्जम्पशन नहीं है, नजरअंदाज कर दें। आगे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है रेंट चार्जेबल टू टैक्स इज टैक्सेबल। इस तरह इन चारों को आप जमा करेंगे, रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगाना है, बट टू बी टैक्स्ड अंडर सेपरेट ब्लॉक। इसे टैक्स तो लगाना है मगर सेपरेट ब्लॉक से। बेटा सेपरेट ब्लॉक एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी आमदनें शामिल हैं, उनमें से एक आमदन प्रॉपर्टी इनकम भी है। ये ऐसी आमदनों का ग्रुप है जिसे टैक्स हम बाकी आमदनों के साथ नहीं लगाते बेटा जी, अलहदा से लगाते। आगे आगे जो हम बढ़ेंगे तो आपको ऐसी मजीद आमदनें बताऊंगा जिन पर टैक्स अलग से लगता है। जिस तरह प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स लगता है, इसी तरह कुछ और भी आमदनें हैं जिन्हें टैक्स अलग से लगता है, जिस पर टैक्स के रेट स्पेशल हैं। ऐसी तमाम आमदनों को हम सेपरेट ब्लॉक आइटम्स कहते हैं। इस तरह ये सेक्शन आज का खत्म हो गया। वेल, आज के लिए बस इतना है।